कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CACSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल का सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इकोनॉमिक्स, यस 13 मार्च को हमारा पेपर है इकोनॉमिक्स का। दोस्तों अभी भी टाइम है, अकाउंट्स के साथ आप इकोनॉमिक्स आई होप पढ़ रहे होगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होने वाली है स्पेशल, मैं आपको डिटेल में सारा चैप्टर सारी चीजें लर्न करवाने वाला हूँ। ट्रस्ट मी दोस्तों, आपको अगर पता होगा तो मैंने पहले भी कहा है कि इकोनॉमिक्स के पहले 5 चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो उतने ही ज्यादा कंसेप्चुअल भी है। अगर आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, सारे ऑब्जेक्टिव्स के आंसर भी लिख सकते हो सिर्फ चैप्टर को अच्छे से पढ़ के। कोई जरूरत नहीं कि हम स्पेशली इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव लर्न करें। मुझ पे भरोसा रखो दोस्तों, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप एंड तक लेक्चर देखना। जब आप शांति से बैठे हो, आपके पास टेक्स्ट बुक है, तब आप ये लेक्चर देखना। अंडरलाइन करना जितनी बातें मैं आपको लर्न करवाना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट मार्क करवाना चाहता हूँ। आपको हो सकता है कि डायग्राम निकालने में प्रॉब्लम आ रहा होगा, हो सकता है सर वो टेबुलर फॉर्मेट लॉ ऑफ डिमांड में सर समझ में नहीं आता है, कुछ बच्चों को समझ भी रहा होगा। तो इस लेक्चर में मैं सारी चीजें आपका पूरा टेंशन खत्म कर दूंगा, लर्न करवा के दूंगा सर। चैप्टर नंबर 3A विथ ऑप्शन 12 मार्क्स का वेटेज है। जरा सोचिए, 12 मार्क्स और एक बड़ा क्वेश्चन 8 मार्क्स का इस चैप्टर से एज इट इज आ जाता है। लास्ट ईयर चेंज और वेरिएशन वाला कंसेप्ट आया था दोस्तों, इसीलिए कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते। तो अगर आपको मुझ पे भरोसा है, लेक्चर पूरा देखिए। दूसरी बात पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, ये जो सीरीज है, ये जो लेक्चर है, मैं उन बच्चों के लिए बनाना चाहता हूं जो सच में पढ़ने वाले हैं, जिन्हें सच में डिटेल में चीजें समझनी है, जो इच्छा रखते हैं कि सर हमारी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। सर अब तक हमने ध्यान नहीं दिया, अब आपके लेक्चर कर लेंगे ना तो बस खत्म हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो कुछ डिसिप्लिन के साथ ये सेशन में शुरू कर रहा हूं। आपसे कुछ डिसिप्लिन एक्सपेक्टेड है, कुछ बातें एक्सपेक्टेड है कि आप वो करो। शांति से पूरा लेक्चर एंड तक देखना, जो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूं कर लीजिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके चलो शुरू करते हैं सर, बिना समय गवाए। सबसे पहला हमारा चैप्टर का पार्ट, दैट्स इट इंट्रोडक्शन। अब बच्चे कहते हैं सर यहां से कौन सा ही क्वेश्चन आएगा, जाने दो ना, मत कराओ। देखो दोस्तों, पूरा ही पढ़ने वाला हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। आपको कहना ना सर, डिमांड एनालिसिस ये जो चैप्टर है इज कंसर्न विद द डैश डैश बिहेवियर। एमसीक्यूज आ जाता है, डिमांड एनालिसिस ये किसके बिहेवियर से कंसर्न है सर? कंज्यूमर के। ऐसा क्यों कहा गया है सर? समझो, कंज्यूमर सर जब प्राइस बढ़ेगी तो एज अ खरीददार कंज्यूमर हम क्या करेंगे? डिमांड बढ़ाएंगे या कम कर देंगे? हम बोलेंगे यार अभी नहीं, बाद में खरीदते, बहुत ज्यादा प्राइस हो। जब प्राइस कम हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा डिमांड कर सकते हैं ना। सेल लग रहा है सर, 70% ऑफ है, प्राइस कम है, तो वो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। दिस इज नोन एज कंज्यूमर बिहेवियर। डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा। तो सर सिंपल सा, बिना लर्न किए, डिमांड एनालिसिस ये जो चैप्टर है, ये किसके साथ किसके साथ कंसर्न है? प्रोड्यूसर बिहेवियर की कंज्यूमर बिहेवियर? आंसर इज कंज्यूमर बिहेवियर। एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपका हो गया दोस्तों। और जो सप्लाई एनालिसिस है वो प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात करता है। तो बहुत ध्यान से वो भी चैप्टर में लूंगा, लेकिन पहले ये चीज आप पूरे के पूरे टेक्स्ट बुक में ध्यान रखिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि आपने यूटिलिटी का कंसेप्ट देखा हुआ है इन प्रीवियस चैप्टर। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। सर दूसरा एमसीक्यूज आ गया, आपको पूछा जाएगा डैश डैश इज द बेस ऑफ डिमांड। अरे बाप रे सर, अब मैं समझा दूं इस चीज को? मैंने कहा ना, बहुत शांति से जाऊंगा और आपको हर एक चीज समझाऊंगा विथ लॉजिक। दोस्तों अब बहुत बच्चे एग्जाम में जा रहे हैं, ठीक है? ये जो वॉच है, ठीक है, अब हो सकता है कुछ बच्चे शायद ना साल भर उन्होंने वॉच यूज नहीं की, रिस्ट वॉच, लेकिन एग्जाम के टाइम को उन्हें पता है कि यूटिलिटी भाई 3 घंटे हमको देखना है कितने टाइम में कितना पेपर सॉल्व होता है, कौन सा क्वेश्चन कब छोड़ना है। तो बहुत बच्चों ने एक तो नई खरीदी होगी, नहीं तो मम्मी पापा भाई बहन की बोरो कर रहे हैं। आपको क्यों डिमांड लगी इस वॉच की? बिकॉज आपका वो वॉच वांट सेटिस्फाई कर रहा है कि 3 घंटे में आप कैसे मैनेजमेंट करो। तो जब आपको यूटिलिटी होगी ना, तभी आप डिमांड करोगे। तो सवाल क्या हो गया सर? यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ व्हाट मालिक? डिमांड। ये सवाल आ जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स में, डैश डैश इज द बेसिस ऑफ डिमांड। तो क्या यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड? अगर यूटिलिटी है तो डिमांड होगा, नहीं तो नहीं होगा करके। आगे, यूटिलिटी में जनरेट अ डिजायर और क्या बेटा, नीड टू हैव पर्टिकुलर कमोडिटी, बट यूटिलिटी ऑन इट्स ओन कैन नॉट जनरेट डिमांड फॉर द कमोडिटी। यस सर।
This chapter is an effort to analyze the concept of demand and demand analysis is the meaning is क्या बेटा concern with consumer behavior। जितना जरूरी था उतना मैंने बता दिया। दो एमसीक्यूज यहां से आ सकते हैं, कौन से सर? डैश डैश इज द बेस ऑफ व्हाट? डिमांड। तो यूटिलिटी इज द बेस ऑफ डिमांड पहला, एंड डिमांड एनालिसिस इज कंसर्न विद डैश डैश बिहेवियर। किसके बिहेवियर के साथ कंसर्न है बेटा? कंज्यूमर बिहेवियर। क्या यहां तक आपको समझा? क्या इंट्रोडक्शन चैप्टर को मैं डन कर दूं? यस, इंट्रोडक्शन इस पॉइंट को डन कर दूं? यस सर। चलो, दूसरा सवाल मीनिंग ऑफ डिमांड पूछा जाएगा। बेटा यहाँ पे दो शब्द आएंगे, एक ऑर्डिनरी सेंस और एक इकोनॉमिक सेंस। बोलो मेरे साथ, कौन से दो सवाल दो शब्द आएंगे? एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज और आपको बताया जाएगा इन इकोनॉमिक सेंस करके। डिमांड के दो मतलब है। दो मतलब आम भाषा में जिसको इकोनॉमिक्स नहीं पता उसका मतलब डिमांड क्या रहेगा? डिजायर। डिजायर मतलब क्या? जैसे आपने, आपका दोस्त कभी कार देखता होगा, बोलता है यार ये कार या ये बाइक मुझे खरीदनी है, तो उसकी डिजायर है वो। तो आम भाषा में हम क्या बोलेंगे? अरे तेरे को डिमांड, तेरी ये डिमांड है क्या? अच्छा। बट इकोनॉमिक सेंस में कुछ अलग रहेगा। चलो समझते हैं क्या है। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स डिजायर। बोलो, डिजायर मतलब क्या? इच्छा। डिजायर मीन्स अर्ज टू हैव समथिंग, कुछ तो पाने की इच्छा सर, उसे क्या कहते हैं? डिजायर। बोलो क्या कहते हैं? डिजायर। स्पेलिंग अच्छे से देख लेना दोस्तों। बट इकोनॉमिक्स में क्या है? इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। बेटा ये लाइन अंडरलाइन कर दो प्रॉपर, ये आपके लिखने में आना चाहिए। इकोनॉमिक सेंस में डिमांड क्या होता है? इकोनॉमिक सेंस में डिमांड का मतलब तो सर डिजायर तो डेफिनेटली रहेगा, अर्ज टू हैव समथिंग, इच्छा तो रहेगी, लेकिन इच्छा को किसका सपोर्ट चाहिए सर? बैक्ड बाय मतलब क्या पता है? मतलब सपोर्ट। दो बातें, एक विलिंगनेस और एबिलिटी टू पे। पैसा होना चाहिए और पैसा खर्चा करने की इच्छा भी होनी चाहिए। तो ये दो बातें अगर रही तो आपका डिमांड बढ़ेगा। इन शॉर्ट क्या सर? ये वाला फॉर्मूला। तो डिमांड इज इक्वल टू क्या? चलो ये फॉर्मूला लिख के ही आना दोस्तों, कुछ भी हो जाए आपको ये चीज करके आनी है। छोटी छोटी चीजों से आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा सर। तो डिमांड का मतलब क्या? इकोनॉमिक्स में तीन बातें चाहिए। कौन सी तीन बातें सर? डिजायर, स्पेलिंग देख लो, प्लस विलिंगनेस टू परचेस, इच्छा होनी चाहिए वो खरीदने की, और तीसरा एबिलिटी टू पे। और इच्छा ही नहीं सर, तो वो खरीदने की पावर भी होनी चाहिए, आपके पास पैसा भी होना चाहिए। एवरीबॉडी चलो लर्न ही करना है सर, कोई घाई नहीं है। अगर होती तो मैं मेरा रिवीजन चार्ट लेके अभी फटाफट खत्म कर देता पूरा चैप्टर, तो 30 मिनट में किए भी मैंने ऑलरेडी। देखो ब्रह्मास्त्र में इस बार आराम से पढ़ना है सर। एक चैप्टर करेंगे सर 12 में से 12, दूसरा 24 मतलब 12 में से 12, दो चैप्टर 24 मार्क्स फिक्स, 8 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट आना चाहिए। चलो जिन्हें खाई घाई है सर, और भी बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको 100% समझेगा अगर आपने लेक्चर देखा तो। चलो मुझे बताओ, ऑर्डिनरी सेंस में डिमांड का मतलब क्या था? डिजायर। इकोनॉमिक सेंस में डिमांड का मतलब क्या था सर? डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड क्या? एबिलिटी टू पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ पर्सन हैज डिजायर टू परचेस टेलीविजन सेट बट डज नॉट हैव एडिक्वेट परचेसिंग पावर। अभी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो आप, यहाँ पे वर्ड आ गया एडिक्वेट परचेसिंग पावर। एडिक्वेट म्हणजे क्या? सफिशिएंट। उसके पास उतना पैसा नहीं, टेलीविजन सेट तो खरीदना है बट उतना सफिशिएंट पैसा है नहीं, उतना इनफ पैसा है नहीं, देन इट विल बी सिंपली डिजायर एंड नॉट क्या? डिमांड। लैंग्वेज समझा सर? 2 मार्क्स के लिए अगर डिमांड पूछना आएगा तो हम तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ही है। इकोनॉमिक सेंस में अगर डिमांड कब होता है? डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे। और उन्होंने कहा किसी बंदे को टेलीविजन सेट खरीदना है बट पैसा ही नहीं है, तो एबिलिटी टू पे नहीं है, तो क्या इकोनॉमिक सेंस में उसे डिमांड कहा जाएगा? आंसर इज नो। खत्म हो गया सर। तो 10, ये वेरी वेरी आईएमपी बेटा। क्या डिमांड इज इफेक्टिव डिजायर? तो ऑल डिजायर इज नॉट डिमांड। सर ये एक बात याद रखना। चलो मैं आपको ये लाइन समझ आ गया? कितने बच्चों को समझा जरा बताना। बहुत शांति से पढ़ा रहा हूं। ये लाइन क्या है? डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर, ऑल डिजायर आर नॉट डिमांड। ट्रू और फॉल्स में आएगा। लर्न मत करो, मैं समझा दूंगा ना, वैसे लर्न नहीं होगा वो, समझो। ट्रू और फॉल्स में ये चीज आ सकती है। डिमांड जो है वो इफेक्टिव डिजायर है, बट सारे डिजायर डिमांड नहीं होते। अरे बाप रे सर, चलो समझते इस चीज। सर ध्यान से सुनना, ये एक छोटा बच्चा है, ठीक है? सर ये छोटा बच्चा खेल रहा है, इसको ना एक बहुत बड़ी कार दिख गई। अब इसकी इच्छा है, इसकी डिजायर है कि वो कार खरीदे, लेकिन बताना बेटा, हर डिजायर डिमांड बनेगी क्या? बोलना तो नहीं सर, क्योंकि डिजायर को डिमांड बनने के लिए तीन बातें चाहिए। क्या क्या बातें चाहिए सर? डिमांड बनने के लिए डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस क्या? एबिलिटी टू पे परचेस, ये तीन बातें चाहिए। तो क्या हर डिजायर डिमांड होगा? आंसर इज नो, क्योंकि डिमांड होने के लिए तो सर एबिलिटी और विलिंगनेस चाहिए। तो एवरी डिजायर इज नॉट डिमांड,
बट अगर डिमांड कोई चीज है तो उस डिमांड में डिजायर कंपलसरी रहेगा क्या? हाँ सर, जो चीज ऑलरेडी डिमांड है तो डिमांड तो बनता ही क्या, इफेक्टिव डिजायर से बनता है। तो इसलिए उन्होंने लैंग्वेज का यूज किया बेटा, देखो डिमांड इज इफेक्टिव डिजायर। यस सर, डिमांड में डिजायर रहेगा, इफेक्टिव भी है, बट ऑल डिजायर आर नॉट डिमांड। क्या समझा क्या मालिक? एवरीबडी यस और नो? डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर बट ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड। खत्म सर। ये लाइन ट्रू और फॉल्स में आएगी तो ये क्या रहेगा? ट्रू। एवरीवन समझा आपको? ऑल डिजायर आर नॉट इफेक्टिव डिमांड, क्योंकि इफेक्टिव डिमांड होने के लिए तो दो बातें और चाहिए सर, विलिंगनेस टू परचेस और एबिलिटी टू पे। आई होप आपको समझ गया। क्या यहां तक मैं चीजें डन करूं मालिक? एवरीबडी यस और नो? तो आपने देखो क्या क्या समझ लिया सर, यहां से एक चीज टेक्स्ट बुक की कंप्लीट कर ली, आपने दूसरा चीज भी समझ लिया, और जो कर रहे हो 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं सर, आराम से उस चीज समझिए करके। दोस्तों, एक ऐसा सवाल जो अनएक्सपेक्टेड है, किसी को पता नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपको आया ना तो आप लोग ध्यान में रखिए और अपने कोई भी दोस्तों को पूछ लीजिए जो बहुत घाई में पड़ रहे हैं। आपने बहुत सारे सवाल देखे रहेंगे, टाइप्स ऑफ डिमांड देखा होगा, है ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखा होगा, लेकिन कभी टेक्स्ट बुक का ये वाला सवाल आपने ऑब्जर्व किया है क्या सर? फीचर्स ऑफ डिमांड। डिमांड के दो फीचर्स, दो ही फीचर याद रखना, कुछ ज्यादा लर्न नहीं करना है। अगर सर एकदम टेक्निकल सवाल आ गया तो याद रखना, देयर आर टू फीचर्स ऑफ डिमांड। पहला, डिमांड ये कौन सी कंसेप्ट है? रिलेटिव कंसेप्ट है। अगर वहां पे नहीं तो ट्रू और फॉल्स में आ जाएगा। डिमांड इज विच कंसेप्ट? इट इज रिलेटिव कंसेप्ट, ट्रू। और दूसरा, डिमांड इज इसेंशियली एक्सप्रेस। हमेशा दो चीजों के साथ डिमांड का एक नो कि जिक्र आएगा। कौन सी दो बातें? टाइम और प्लेस। टाइम एंड क्या? प्लेस। खत्म हो गया सर, इतना ही आंसर था। चलो मेरे साथ एवरीबॉडी देखो, टेक्स्ट बुक का एक हाफ हम खत्म कर रहे हैं और समझ के खत्म कर रहे हैं, कोई भी घाई नहीं है सर, और समझ रहा है वो मैटर करता है। चलो सवाल बताओ। सवाल क्या है सर? फीचर्स ऑफ डिमांड। मुझे बताओ दोस्तों, फीचर्स ऑफ क्या? डिमांड। कितने फीचर्स है? दो। पहला फीचर क्या है? डिमांड इज विच कंसेप्ट? डिमांड इज रिलेटिव कंसेप्ट। बोलो डिमांड कौन सी कंसेप्ट है? रिलेटिव कंसेप्ट। एवरीबॉडी मेरे साथ बार बार बोलो, डिमांड कौन सी कंसेप्ट है? डिमांड ये रिलेटिव कंसेप्ट है। और दूसरा क्या सर? डिमांड इज इसेंशियली एक्सप्रेस। हमेशा किसके साथ डिमांड का जिक्र आएगा सर? विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। विथ रेफरेंस टू क्या बेटा? टाइम एंड प्राइस। बस खत्म हो गया। फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ डिमांड। बोलो तो डिमांड इज रिलेटिव कंसेप्ट एंड डिमांड इज ऑलवेज इसेंशियली एक्सप्रेस विथ व्हाट बेटा? रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। खत्म हो गया सर, खत्म हो गया, डन। अब डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे, लेकिन ये जो साइड है ना दोस्तों, ये बहुत कम बच्चे बहुत आराम से पढ़ते हैं सर, और मेरे हिसाब से अभी हमने खत्म कर दिया इस बात को। चलो एवरीवन, समझ में आ रहा है क्या? स्पीड भी ओके दोस्तों? आप अपनी मेरे लेक्चर की स्पीड डेफिनेटली बढ़ा सकते हो, लेकिन सर 1 2 3 घंटे भी जाए, लेकिन लेक्चर देखने के बाद ऐसे नहीं होना चाहिए कुछ समझा नहीं, लेक्चर के साथ ही आपको लर्न हो जाना चाहिए। और मुझे आप पता है कि सर अभी लेक्चर नजदीक है तो सब आप देखोगे ही देखोगे, पूरा लेक्चर देखोगे करके, क्योंकि सॉरी एग्जाम नजदीक है तो आप पूरा ही लेक्चर देखोगे। चलो, डिमांड शेड्यूल 2 मार्क्स का सवाल आएगा। कितनी लाइन पढ़ानी मुझे? 1 2 3 4 5, या पांचों के पांचों लाइन आपको बता दूं, डिमांड शेड्यूल समझा दूं? एवरीबॉडी क्या आप रेडी हो? यस और नो? चलो देखते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इज tabular presentation of the functional relationship between price and quantity demanded for particular commodity। सर 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है डिमांड शेड्यूल में। कौन सा प्रेजेंटेशन है? देखो बेटा, यहां पे शेड्यूल पूछा गया है। अगर आपको कर्व, डिमांड कर्व की बात की होती ना, ये देखो यहाँ पे मैं बता देता हूं जरा आपको कितना आराम से पढ़ना है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ये कौन सा प्रेजेंटेशन है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यार ध्यान से सुनो, इसके भी सवाल आ सकते हैं ट्रू और फॉल्स, तो इकोनॉमिक्स में वो चाहे उतना घुमा सकते हैं पेपर। आप अगर सब पढ़ के जा रहे हो तो टेंशन नहीं, और मेरा लेक्चर देखो ना सर, आपको तो समझ ही आ रहा है सब कुछ। देखो, अगर उन्होंने पूछा कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व को है ना एक्सप्लेन कीजिए, तो आप कैसे लिखोगे? इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कैसे मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूं कि सर वर्ड्स, शब्दों पे ध्यान दे। डिमांड शेड्यूल क्या है सर? ये टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। टैब्यूलर मतलब क्या? टेबल के फॉर्मेट में दिया रहेगा, इसीलिए उसको कौन सा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं? टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। किसके बारे में बात होता है सर? देखो, एक में प्राइस होता है और एक में क्वांटिटी डिमांड होता है डिमांड शेड्यूल में, तो इसीलिए ये फंक्शनल रिलेशनशिप की बात कर रहा है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड और क्या? पर्टिकुलर कमोडिटी। लर्न करना है सर, मेरे साथ लर्न करना है। डिमांड शेड्यूल आपके सामने पीछे पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक दिख रहा है आपको, आपका भी टेक्स्ट बुक होगा, अंडरलाइन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड शेड्यूल? चलो, डिमांड शेड्यूल इज डैश डैश रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल की टैब्यूलर बोलो तो शेड्यूल है तो टैब्यूलर। डिमांड ये मैच डे पेयर्स में भी आ सकता है, ध्यान से।
डिमांड शेड्यूल इज टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका फंक्शनल रिलेशनशिप। तो हम देखते हैं ना डिमांड शेड्यूल में क्या क्या बातें होती है सर, एक तरफ प्राइस होता है, एक तरफ क्वांटिटी डिमांड होता है। तो इट इज टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ क्या पर्टिकुलर कमोडिटी। क्या लर्न हो गया क्या दोस्तों? समझा क्या आपको डिमांड शेड्यूल के बारे में? एवरीबॉडी यस और नो? यस सर। वापस एक बार बोले, डिमांड शेड्यूल इज क्या? टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप। किसकी रिलेशनशिप सर? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। द डिमांड शेड्यूल में इधर भी दो प्रकार के डिमांड शेड्यूल हो सकते हैं सर, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक क्या बेटा? मार्केट डिमांड शेड्यूल। बोलो कौन से डिमांड शेड्यूल रहेंगे? दो, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। इतना अगर आपको समझा तो दूसरी बात मैं आपको ना रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं। चलो यहां पे ध्यान दो, ये रहा सर, एक तरफ मेरा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल आ गया और एक तरफ आपको क्या दिख रहा है? मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये कुछ कुछ बातों में आपको मैं हेल्प भी कर दूंगा कि भाई चलो सिंपल है, आप यहाँ पे ही चले जाओ, कोई दिक्कत है नहीं। फिर नीचे हम तुरंत ग्राफ पे चले जाएंगे और ग्राफ का भी मैं आपको मतलब बता दूंगा भाई कि कैसे, और आपका ये पॉइंट इजीली खत्म हो जाएगा जो बहुत बड़ा पॉइंट आपको लगता था। चलो सर, व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल देखते हैं सर। ये तो पता चल गया डिमांड शेड्यूल कौन सा प्रेजेंटेशन है? टैबुलर प्रेजेंटेशन है, शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट इंडिविजुअल कंज्यूमर बाय एट वेरियस प्राइस एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे कितना क्वांटिटी परचेस करता है, इस चीज को मैं क्या कहूंगा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मतलब इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात है। क्या करना है सर? कुछ नहीं, डिमांड शेड्यूल नाम लिखना है, एक कॉलम में लिखना है प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी आप लिख दो एक्स, नहीं तो आपको शुगर लिखना है शुगर लिखो, मैंगोज लिखना है मैंगोज लिखो, कुछ भी लिखो चलेगा, लिखना रुपीस। दूसरा लिखोगे क्वांटिटी डिमांडेड। तो दो कॉलम के पहले तो नाम याद रखो, एक कॉलम है प्राइस, दूसरा कॉलम है क्वांटिटी डिमांडेड। हमने अभी अभी क्या पढ़ा? विच रिलेशनशिप? फंक्शनल रिलेशनशिप। इसके बीच में प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो एक कॉलम हो गया प्राइस का, एक क्या हो गया बेटा? क्वांटिटी डिमांड का। अंदर का कंटेंट में क्या ही बोलूं सर, लेकिन याद रखना इधर आप कंपलसरी रुपीस लिखोगे बेटा, और इधर क्या लिखोगे? इन केजीस, क्योंकि आप लोग डिमांड बट ऑब्वियस रुपीज और केजी में ही वो रहेगा कि 10 रुपए में कितना केजी, 20 रुपए में कितना केजी एंड सो ऑन। पहले तो टेबल ध्यान से देखो, देख लिया? ओके, अब प्राइस को ऑब्जर्व करो, 50, 40, 30, 2, 20 और 10। प्राइस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? आंसर करो मुझे। चलो घर पे बैठे हो सर, आराम से आंसर करो। प्राइस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर प्राइस कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो व्हेन प्राइस फॉल्स तो डिमांड क्या होगा? लॉजिकली बताना। व्हेन प्राइस फॉल्स तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा ना, बढ़ेगा ना, राइज होगा ना, एक्सपांड होगा ना। सुनो, तो जब प्राइस नीचे जा रहा है 50, 40, 30, 20, 10, तो डिमांड बढ़ेगा 1, 2, 3, 4 एंड क्या 5। तो ये रिलेशनशिप भी दिखाना जरूरी नहीं, ऐसा ही सर कुछ भी नंबर लिख देंगे, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अगर प्राइस कम लिख रहे हो तो डिमांड दिखाओ कि बढ़ रहा है करके। दैट्स ऑल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल डन। सर इसका कर्व भी निकालना होता है, ग्राफ भी निकालना होता है। हाँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करना, इधर एक्स एक्सिस रहता है, इतना याद रखो। ये वाई एक्सिस रहता है, तो बचपन में ही हमने पढ़ा था। अब वाई एक्सिस पे रहेगा प्राइस। क्या रहेगा बेटा? प्राइस। प्राइस कैसे लिखना है? 10, 20, 30, 40, 50, 60 लिख दो जो भी है। और आपका क्वांटिटी डिमांड रहेगा कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। ध्यान से सुनना। चलो वापस एक बार बताऊं मैं आपको, ये देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। पेंसिल स्केल की जरूरत नहीं है सर, आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया तो भी चलेगा, इसके कोई मार्क्स मतलब ऐसे नहीं कि कुछ हो गया गलत तो मार्क्स कट जाएंगे, बिल्कुल नहीं। एक्स एक्सिस और क्या? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने ऐसे लिखा सर प्राइस, चलेगा? हाँ। वाई एक्सिस पे मैंने ऐसे लिखा सर क्वांटिटी डिमांडेड, चलेगा? हाँ। यहाँ पे प्राइस लिख दो 10, 20, 30, 40, 50, 60 जो भी है, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो आपने केजी में लिखा। ध्यान से देखो, जब प्राइस आपका कितना था सर? 50 रुपीज ना, आई थिंक सो, यस 50। तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना था? 1 केजी। ये देखो, और जैसे जैसे आपका प्राइस क्या होते गया? कम कम होते गया, वैसे वैसे आपका डिमांड क्या होते गया? बढ़ते गया। तो आप ये डिमांड कर्व देखो, कौन सा स्लोप है बेटा? डाउनवर्ड स्लोप है डिमांड कर्व का। कौन सा स्लोप आएगा? डाउनवर्ड स्लोप। एकदम सिंपल था, तो आपने डायरेक्ट ड्रॉ भी कर दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर इंडिविजुअल तो खत्म हो गया, मार्केट डिमांड शेड्यूल अगर पूछ लिया 2 मार्क्स के लिए कहीं पे, तो क्या लिखे सर? ध्यान से देखो, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन showing different quantity of commodity which all consumer, बस यही लाइन था, all consumer are prepared to buy at various level of क्या पीरियड ऑफ टाइम एट वेरियस प्राइस करके। कुछ नहीं सर, ये देखो इतने चार्ट को आराम से ऑब्जर्व करो। प्राइस ऑफ कमोडिटी याद रखना है, कैसे रहेगा? 10,
8 6 4 2। प्राइस क्या हो रहा है, कम कम हो रहा है। तो आपको एक काम करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में से ही करवा देते हैं, टेंशन नहीं रहेगा। चलो ध्यान दो, अपने टेक्स्ट बुक पे ही आ जाओ। तो आप यही से कर लोगे तो फिर आपको ऐसे लगेगा कि अरे हाँ सर टेक्स्ट बुक में किया, हमने भी देखा आपने जो बताया करके, तो और कोई दिक्कत रहेगी नहीं करके। चलो, और सर आप स्पीड बढ़ा लो, बाकी मैं तो अभी आराम से इस चैप्टर को मुझे बताना है क्योंकि मुझे पता है कि इसका अहमियत क्या है करके। ये देखो सर, आपके टेक्स्ट बुक में कौन सा है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये सर लर्न हो नहीं रहा सर, क्यों लर्न, मतलब तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं लर्न करवा के दे रहा हूँ। चलो, इसके बाद आप देखो, बिना लर्न करे, मतलब बिना टेक्स्ट बुक देखे आप ये पूरा टेबल ड्रॉ कर लोगे और परफेक्टली ड्रॉ करोगे। सिर्फ मुझे बताना प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, बताओ बेटा। 10 8 6 4 2, मतलब प्राइस तो कम हो रहा है सर, लेकिन कितने से कम हो रहा है, 2 से। तो 10 से शुरुआत करना, 2 से कम करना। तो सर 10 8 6 4 2, बोलो मेरे साथ, प्राइस क्या है, 10 8 6 4 2। ओके, प्राइस कम हो रहा है। फिर आपको मार्केट डिमांड दिखाना है ना, तो दूसरा कॉलम दिखाना क्वांटिटी ऑफ एक्स डिमांडेड इन केजी। ठीक है, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, इतना सिर्फ ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट डिमांड दिखा रहे हो तो आपको 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा कंज्यूमर दिखाने, तो ए बी एंड सी। पर अंदर का क्या करें बेटा, ऑब्जर्व करो, 5 का टेबल सीधा, 5 10 15। एनीवेज, जब प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा, प्राइस तो डिमांड बढ़ेगा, बस खत्म हो गया। सिर्फ इतना याद रख लेना कि ये टेबल कहां से शुरुआत करना है, 5 से। 5, अगर प्राइस कि कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगा, 5 10 15 20 25, खत्म। दूसरा कहां से शुरू किया था सर, 5 के एग्जैक्ट 10 से, तो 10 15 20 25 30, 5 5 का फर्क है। तीसरा 15 से शुरू किया था, तो 15 20 25 30 35, तो सिर्फ 5 का डिफरेंस है अंदर, इतना याद रखना। लर्न हो रहा है सर, प्राइस का तो पता चल गया, 10 8 6 4 2। क्वांटिटी डिमांडेड में कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी। कंज्यूमर ए हम क्या लिखेंगे सर, डिमांड पहले 5 याद रख लेना, तो वर्टिकल भी 5 जाएगा, हॉरिजॉन्टल 5 से बढ़ेगा, तो वर्टिकल 5 10 15, ये रहा देखो, इतना लिख दो। फिर सर क्या करना, 5 5 से बढ़ा देना, हो गया तुम्हारा अंदर का सारा कंटेंट रेडी। फिर लास्ट क्या रहता है सर, मार्केट डिमांड, ये हॉरिजॉन्टल समेशन। मैं आपको बताता हूं, देखो कहीं ना कहीं ये वर्ड आपको जरूर दिखेगा बेटा, ठीक है, कहीं ना कहीं ये शब्द आपको जरूर दिखेगा और दिखना ही चाहिए। मैं आपको अंडरलाइन करवाता हूँ ना, आपके टेक्स्ट बुक में ही सब दिया रहेगा। देखो पढ़ ही लेता हूँ, वेरियस इज ऑब्जर्व दैट द लेस क्वांटिटी डिमांडेड एट द राइज प्राइस। ठीक है ठीक है ठीक है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है सर, पता चल रहा है डिमांड में तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है करके। मार्केट डिमांड का ऊपर है क्या कहीं, डिविजन हो गया मार्केट डिमांड को, ठीक है। यहाँ पे लिख दो आप, मतलब आगे कहीं तो है टेक्स्ट बुक में। हॉरिजॉन्टल समेशन का मतलब क्या होता है, ये मैं लिख रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल समेशन मतलब क्या सर, आडवी टोटल है इसकी, कौन सी टोटल है सर, ऐसे हॉरिजॉन्टल टोटल है। जैसे देखो 5 + 10 + 15 कितना हो गया बेटा, 30, बस वैसे। और 15 15 का पहाड़ा पढ़ लो, 30 45 60 75 और 90, ऐसे ही टोटल है सबके। हॉरिजॉन्टल समेशन, ये वर्ड याद रखना, कौन सा समेशन, हॉरिजॉन्टल समेशन, खत्म हो गया सर। और बता देना इससे क्या दिखता है, देयर इज अ विच रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, दैट्स ऑल। ये मैंने ऑलरेडी डिमांड कब आपको बताया है, खत्म हो गया, और कोई दिक्कत नहीं थी सर। अब आपको सिर्फ ये वाला सवाल है जो आईएमपी करो इस बार, इंपॉर्टेंट सवाल करना सर, रीजंस टू जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड को। क्या सर, रीजन टू जस्टिफाई विच स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप, क्योंकि यही डिफिकल्ट है, बाकी तो टाइप्स ऑफ डिमांड सबका हो गया है ना। डायरेक्ट डिमांड, ये सीआईडी, इसका मेमोरी टेक्निक मैंने बताया था, सीआईडी, और सी 3 बार है। तो सी फॉर कंपोजिट डिमांड, कॉम्पिटेटिव डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, आई फॉर इनडायरेक्ट डिमांड, और डी फॉर डायरेक्ट डिमांड, ऐसा है करके। लेकिन हम पहले ध्यान देंगे रीजन जस्टिफाइंग कि डिमांड कर्व, मुझे बताना डिमांड का कर्व कौन सा स्लोप होता है, सबको पता है डाउनवर्ड स्लोप, उसका रीजन क्या है हम देखेंगे, ठीक है, जस्ट ए मिनट। ओके दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके रखिए, एक तो 4 मार्क्स के लिए सवाल आ सकता है, नहीं तो इसमें से ऑब्जेक्टिव जरूर आएंगे। मैंने कुछ मेमोरी टेक्निक्स भी बनाई है, पहले तो देखो, रीजन डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, देयर आर 5 रीजंस मालिक। एमएनएस नाम तो सुना है, जैसे बीजेपी सुना होगा, शिवसेना सुना होगा, वैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी सुना रहेगा आपने।
एमएनएस का इनकम डिमिनिश हो गया, क्या हो गया, कम हो गया, बोलो एमएनएस इनकम डिमिनिश। ये 3 मेमोरी टेक्निक है जिससे आपको 5 हेडर में लर्न करवा के दूंगा। ये तो हुई हेडर्स की बात। सर अंदर का कंटेंट का क्या, वो भी लर्न करवा के दूंगा भाई, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा और लेक्चर देखना पड़ेगा। अगर आपने ये किया तो आपका पूरा का पूरा गारंटीड लर्न हो जाएगा। पहले तो सर ये बताओ, एमएनएस इनकम डिमिनिश ये किसका मेमोरी टेक्निक है, रीजंस टू डाउनवर्ड स्लोप ऑफ व्हाट बेटा, डिमांड कर्व। सबको पता है डिमांड कर्व का स्लोप क्या है, डाउनवर्ड। रीजन क्या है, एमएनएस इनकम डिमिनिश। अब डिमिनिश का फुल फॉर्म क्या है बेटा, ये बताता हूं। डिमिनिश मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बोलो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इनकम से सीधा इनकम इफेक्ट है, एस से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, 2 मार्क्स के लिए यहां पे सवाल आता है करके, एम से मल्टीपर्पज यूजेस है, और यहां से एक एमसीक्यूज या मैं कहूं ऑब्जेक्टिव आता है। कितना सिंपल है, अंदर का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहोगे, सुनो। अगर एम से आपको याद रह गया मल्टीपर्पज यूज, समझ में आ रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मल्टीपल यूजेस है, तो क्या सवाल है देखो, व्हेन द कमोडिटी कैन बी यूज फॉर सेटिस्फाइंग सेवरल नीड, जब कोई भी कमोडिटी मल्टीपल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज होती है, इट्स डिमांड विल राइज एंड विथ फॉल इन प्राइस, जब प्राइस गिरेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, एंड फॉल विद द राइज इन प्राइस। बस इतना ही लिखना था सर। हम हमारे शब्द में लिख पाएंगे क्या, ये डेफिनेटली लिख पाओगे दोस्तों। क्या आपको मल्टीपर्पज यूजेस समझा, आप ये लिख दो सर कि व्हेन कमोडिटी या एनी पर्टिकुलर कमोडिटी कैन बी यूज फॉर सेटिस्फाइंग सेवरल नीड्स, आप लिखो कैन बी यूज फॉर मल्टीपल पर्पस, चलेगा। इट्स डिमांड विल राइज विथ क्या बेटा, फॉल इन प्राइस। ये रिलेशन तो याद रखना रहेगा, डिमांड बढ़ेगा जब प्राइस फॉल होगा, एंड दूसरा एंड डिमांड फॉल विथ व्हाट, राइज इन प्राइस। अब वाइस वर्सा भी लिख सकते हो, क्या सर, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉल होगा, और जब प्राइस फॉल होगा तो डिमांड बढ़ेगा। कब, जब मल्टीपर्पज यूजेस की कमोडिटी होगी तो। खत्म सर, इतना ही लिखना था। हाँ ओके। न्यू कंज्यूमर एक पॉइंट है, एमएनएस था ना, तो एन से क्या था, न्यू कंज्यूमर। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस अचानक से गिर जाता है, न्यू कंज्यूमर क्लास अपेयर्स हु कैन नाउ अफोर्ड द व्हाट, कमोडिटी। तो नए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अचानक से प्रकट हो जाते हैं, जो उस चीज को बाय कर सके। सर जैसे कि पानी की बोतल सपोज पहले 100 रुपए में मिलती थी, लेकिन अब अचानक से इसका प्राइस 5 रुपया हो गया, तो जो लोग 100 रुपए पे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, न्यू क्लास ऑफ पीपल, जो अब 5 रुपए की होगी तो वो भी लोग इसको खरीदने चाहता है, क्योंकि उनका एबिलिटी टू पे हो गया सर। दस टोटल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज विथ फॉल इन प्राइस। आप ऑब्जर्व करो, सिर्फ सवाल डिफिकल्ट था। सवाल क्या था सर, रीजन फॉर व्हाट, रीजन फॉर क्या, डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड को। मैंने दो तो एक्सप्लेन भी कर दिया आपको। एमएनएस में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, एम से मल्टीपर्पज यूज किया कि ऐसी कमोडिटी जो मल्टीपल वांट को सेटिस्फाई करती है, उस कमोडिटी का डिमांड बढ़ेगा जब प्राइस फॉल होगा, और डिमांड कम होगा जब प्राइस बढ़ेगा। पहला पॉइंट। न्यू कंज्यूमर, जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो न्यू क्लास ऑफ कंज्यूमर सर अपेयर होते हैं और उसे क्या करते हैं, ज्यादा परचेस करते हैं। तो वही था, द डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीज विथ व्हाट बेटा, फॉल इन प्राइस। वही लैंग्वेज है, ठीक है। आई होप तुमको समझ रहा है। ये देखो तो शॉर्ट मतलब बहुत ही मैंने यहाँ पे छोटा दिख रहा था, अब देखो वही चीज है, एकदम सिंपल। आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देखो करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एम एन हो गया। एस मतलब क्या सर, एस फॉर सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझता है ना सर। जब जब सब्स्टिट्यूट वर्ड आएगा तो सब्स्टिट्यूट का मतलब, हमें तो एक एग्जांपल याद आता है, अगर टी नहीं मिली तो सर हम क्या पी लेंगे, कॉफी। या फिर हमको पता है कि चलो पहले दोनों 10-10 रुपए में मिल रहे थे फॉर एग्जाम्पल, अचानक से क्या हुआ सर, चाय का प्राइस 100 रुपया हो गया, तो चाय की प्राइस बढ़ी, तो इसके कस्टमर कहां शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी पीने को शिफ्ट हो जाएंगे। तो चाय के प्राइस बढ़ने की वजह से किसका डिमांड बढ़ गया, कॉफी का डिमांड बढ़ गया। लॉजिक समझा क्या सर। जब चाय की प्राइस 10 रुपए थी ना, तो मैं और एक चीज ऐड कर देता हूं, तो 100 लोग चाय पी रहे थे, और जब कॉफी का प्राइस था तो 100 लोग कॉफी पी रहे थे। बेसिक एग्जांपल लेते हैं, तो क्या हुआ सर, अचानक से चाय का प्राइस 10 से 100 रुपया हो गया। तो एक चाय लवर रहेगा जो अभी भी चाय पी रहा था, लेकिन 99 लोग इधर शिफ्ट हो गए, तो अब 199 लोग कॉफी पी रहे। क्या हुआ सर, चाय के प्राइस बढ़ने की वजह से किसका डिमांड बढ़ गया, कॉफी का। और इसे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। चलो सर पढ़ना है अंदर, देखो। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स बता दिया ना, चाय और कॉफी। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज, चाय का अगर प्राइस बढ़ा, द कंज्यूमर टेंड टू बाय मोर ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसके सब्स्टिट्यूट को ज्यादा खरीदेगा। जैसे चाय का प्राइस बढ़ा तो
कॉफी ज्यादा खरीदा, एंड लेस दैट कमोडिटी, और चाय कम खरीदेगा, हुज प्राइस हैज इंक्रीज, जिसका प्राइस बढ़ा हुआ है, और इसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। तो अगर आपको पूछा इकोनॉमिक्स में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, तो आप कहना दोस्तों कि जिस कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है लोग वो कमोडिटी कम खरीदेंगे और उसके सब्स्टिट्यूट को ज्यादा खरीदेंगे। जैसे चाय का प्राइस बढ़ने के बाद चाय को कम खरीदा और कॉफी को ज्यादा खरीदा, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। MNS खत्म, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। सर याद रखो, राज ठाकरे जी को जय महाराष्ट्र। दोस्तों बोलो मेरे साथ कि क्या विषय है, सवाल क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये एक पॉइंट हमने पढ़ा, इनकम इफेक्ट हमने देखा, ये तो 2 पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन हमारा था रीजन फॉर जस्टिफाइंग क्या? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो क्या था? MNS का इनकम डिमिनिश हो गया। तो M से क्या था? मल्टीपर्पज यूज। N से क्या था? न्यू कंज्यूमर। S से क्या था? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम से क्या था सर? अब देखो एक्सप्लेन भी कर देता हूं, बहुत ही सिंपल था। इनकम क्या है सर? देखो, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स व्हेन प्राइस फॉल, नॉर्मल गुड्स एकदम साधारण, सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही, नॉर्मल गुड्स, व्हेन प्राइस फॉल परचेसिंग पावर दैट इज ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज। सिंपल सी बात है सर, अगर 100 रुपए की चीज 5 रुपए में मिल रही है तो बट ऑब्वियस सी बात है लोगों की परचेसिंग पावर तो बढ़ी जाएगी, वो खरीदने लायक तो हो ही जाएंगे, विच इनेबल हिम टू बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी, जो ज्यादा खरीदेंगे अगर 5 रुपए की हो गई तो। एंड दिस इज नोन एज इनकम इफेक्ट सर। इनकम बढ़ने की वजह से कंज्यूमर का परचेसिंग पावर, रियल इनकम बढ़ जाता है। अब ये भी अच्छी कंसेप्ट है, लेकिन अभी फिलहाल उसको मैं अवॉइड करता हूं बताना। लेकिन याद रखो, इनकम बढ़ा तो कंज्यूमर का परचेसिंग पावर ज्यादा हो जाएगा और वो कमोडिटी को क्या करेगा? ज्यादा, मोर बाय, वो क्या करेगा? इनेबल हिम टू बाय मोर ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, उसे कहेंगे इनकम इफेक्ट। तो 4 तो एक्सप्लेनेशन के लिए भी सिंपल थे सर, बस क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है इस चैप्टर में। क्वेश्चन बार बार बताओ दोस्तों, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बोलो मेरे साथ। रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। व्हाट आर द रीजन जो बताएंगे कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड फॉल है? कितना है बेटा? 5 रीजन है। MNS का इनकम क्या हो गया? डिमिनिश। M से क्या था? मल्टीपर्पज यूज, वो कमोडिटी जिसके मल्टीपल वांट को सेटिस्फाई करती है, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड क्या होगा? कम होगा, प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ेगा। न्यू यूजर्स, जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस गिरता है तो नए क्लास ऑफ कंज्यूमर अपेयर होते हैं और वो ज्यादा उसे बाय करते हैं कम प्राइस पे। फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब सर, अगर सब्स्टिट्यूट चाय का प्राइस अगर बढ़ गया तो किसका डिमांड इंक्रीज होगा? कॉफी का। तो लोग सब्स्टिट्यूट के प्राइस, उस पर्टिकुलर गुड्स के प्राइस बढ़ने के बाद उसके सब्स्टिट्यूट को ज्यादा खरीदते हैं और जिसका प्राइस बढ़ा उससे कम खरीदते हैं। इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। इनकम इफेक्ट, इनकम मतलब क्या? इनकम अगर बढ़ गया तो कंज्यूमर का परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा और वो ज्यादा खरीदेगा, खत्म। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या है सर? इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखना। वी हैव सीन दैट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशेस। हमको पता है सर, MU हमेशा क्या होता है? डिक्रीज होता है, डिमिनिश होता है विथ इंक्रीज इन क्या बेटा? स्टॉक ऑफ कमोडिटी, एंड वाइस वर्सा। देयरफॉर कंज्यूमर टेंड टू बाय मोर व्हेन प्राइस फॉल्स एंड वाइस वर्सा। सर ये लाइन तो तुमको आई जाएगी कि नहीं? कंज्यूमर टेंड टू बाय मोर व्हेन प्राइस फॉल्स, जब प्राइस गिरेगी तो कंज्यूमर ज्यादा खरीदेगा, एंड वाइस वर्सा का मतलब समझता है ना? इसका उल्टा, जब प्राइस बट जब प्राइस क्या होगी? व्हेन प्राइस क्या बेटा? मोर, कंज्यूमर फॉल, जब प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर कम खरीदेगा और जब प्राइस कम होगी तो कंज्यूमर क्या करेगा? ज्यादा खरीदेगा। दैट इज वाइस वर्सा। दिस इंप्लाइज दैट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप। बस इसकी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है। सर इतना तो बोलते आएगा ना कि लॉ ऑफ क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमें पता है कि यूटिलिटी हमेशा, MU हमेशा क्या होता है? कम कम होते जाता है। इसका मतलब सर, जब भी क्या होगा सर? कंज्यूमर टेंड टू बाय मोर व्हेन प्राइस क्या? फॉल्स। कंज्यूमर ज्यादा खरीदेगा जब प्राइस क्या होगी? कम, और कंज्यूमर कम खरीदेगा जब प्राइस क्या होगी? ज्यादा, वाइस वर्सा। इसीलिए अपना डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप होता है सर, खत्म हो गया। और सर कोई घाई नहीं है, पेपर तो बहुत दूर है। अगर आप आज से इस लेक्चर को देख रहे हो तो इधर जाना है सर सब कुछ करके, 1 घंटा तो दो। अभी तो 33 मिनट्स में मैंने बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर दी। रीजंस, क्या रीजंस है टुवर्ड्स स्लोपिंग डाउन? क्या? स्लोपिंग डिमांड कर्व विच बेटा? डाउनवर्ड स्लोप। पहला मेमोरी टेक्निक, MNS इनकम डिमिनिश। M से क्या था सर? मल्टीपर्पज यूज। N से क्या था सर? न्यू कंज्यूमर। S से क्या था? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम से क्या था? इनकम इफेक्ट। और क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। खत्म हो गया, 5 पॉइंट डन बेटा, यस। अब हम इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। और आपको बताओ ऑब्जेक्टिव में ये वाला सवाल आता है, कहां से आता है बताइए? कि मल्टीपर्पज यूज जिस कमोडिटी का होता है उसका प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा? बट ऑब्वियस डिमांड बढ़ेगा ही। दैट इज कॉल्ड क्या बेटा? रीजन है कि डिमांड स्लोप डाउनवर्ड क्यों जाता है। मालिक डन हो गया ये सवाल?
बोलो मेरे साथ यस और नो। यस तो अपने दोस्तों को बोलो बेटा ये पूरा लेक्चर देख, अगर आप देख रहे हो तो उन्हें भी इंसिस्ट कीजिए कि सर दिक्कत आ रही है तो इकोनॉमिक्स समझ गया तो सिंपल है। 2 बार देखिए लेक्चर, 3 बार देखिए, 13 तारीख को पेपर है, बहुत दूर है पेपर। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब हम इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। ओके, चलो आप एक बार इस चीज क्वेश्चन को वापस रिवाइज कर लो, मेमोरी टेक्निक करो को क्या क्या रीजन है डिमांड जो आपका कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग के रीजन क्या है, फटाफट से रिवाइज करो, चलो क्विक। ओके, पढ़ लिया होगा आई होप आपने। अभी हम टाइप्स ऑफ डिमांड की तरफ जाने वाले दोस्तों, नया सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल और 4 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला सवाल है। तो आप बिल्कुल यहीं पे ध्यान दीजिए। पहले तो मेमोरी टेक्निक सुन लीजिए। इसका मेमोरी टेक्निक है दोस्तों CID। यस, दया दरवाजा तोड़ दो। 3 बार C आएगा। C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, जिसे जॉइंट डिमांड भी कहा जाता है। C फॉर कंपोजिट डिमांड और C फॉर कॉम्पिटेटिव डिमांड। बोलो मेरे साथ, ये 3 C को पहले लर्न कर लेते हैं, फिर अंदर का कंटेंट भी लर्न करेंगे। सवाल क्या है सर? टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड, दया दरवाजा तोड़ दो। सर क्या है? CID। C से क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको जॉइंट डिमांड कहा जाता है। मैं आपको अंदर का कंटेंट करवाता हूं। अगेन दूसरे सी से क्या है? कंपोजिट डिमांड। तीसरे सी से क्या है? कॉम्पिटेटिव डिमांड। चलो मेरे साथ बोलो, गाना गाते हैं सर। कौन सा गाना? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कंपोजिट डिमांड, कॉम्पिटेटिव डिमांड। बोलो, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कंपोजिट डिमांड, कॉम्पिटेटिव डिमांड। बोलो मेरे साथ, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कंपोजिट डिमांड, कॉम्पिटेटिव डिमांड। एवरीबॉडी समझ के बोलो, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कंपोजिट डिमांड, कॉम्पिटेटिव डिमांड। 3 हो गए। और आई और डी से था, आई से इनडायरेक्ट डिमांड और डी से डायरेक्ट डिमांड। ये तो सर कोई टाइप्स हुए नहीं है, तो ऐसे भी आ जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ डिमांड कितने? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कंपोजिट डिमांड और बोलो कॉम्पिटेटिव डिमांड। आई से इनडायरेक्ट डिमांड और डी से डायरेक्ट डिमांड। अब बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट डिमांड। सर एकदम छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको टाइप समझ गए तो। इट इज द डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट डायरेक्टली। सर इसका डायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है, ये ऐसी डिमांड है जो कंज्यूमर करता है उन गुड्स के लिए जो उनकी वांट को कैसे सेटिस्फाई कर दे? डायरेक्टली। मतलब सर दिस सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड ऑफ द कंज्यूमर, इसीलिए इट इज डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। तो ये सर डायरेक्ट डिमांड कौन से गुड्स की होती है? कंज्यूमर गुड्स की, जैसे कि डिमांड फॉर क्लोथ, शुगर एक्सेट्रा। आपने कपड़े लिए सर, न्यू शर्ट लिया, सीधा पहन लिया, कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। शुगर मार्केट से लाए सर, चीनी लाए और क्या किया हमने? चाय बना दी, डायरेक्टली यूज कर दिया। तो जो कमोडिटी कंज्यूमर की डायरेक्टली वांट सेटिस्फाई करती है उसे कौन सा डिमांड कहते हैं? डायरेक्ट डिमांड। और डायरेक्ट डिमांड किसकी होती है सर? कंज्यूमर गुड्स की होती है। यहां पे अंडरलाइन करना, डायरेक्ट डिमांड कौन से गुड्स की होती है? कंज्यूमर गुड्स। समझना बेटा इस चीज को, मैं वापस वापस बोल रहा हूं, डायरेक्ट डिमांड कौन से गुड्स की रहेगी बेटा? कंज्यूमर गुड्स। इतना लिखता आएगा और एग्जांपल में लिखना क्लोथ, शुगर एक्सेट्रा। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट डिमांड की। सर इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज, ये फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाता है सर। इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज क्या? डिराइव्ड डिमांड। इट रेफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड टू फर्दर प्रोडक्शन। इट इज द डिमांड ऑफ क्या बेटा? प्रोड्यूसर गुड्स। देखो बेटा अंडरलाइन करो, मैं आपको बहुत शांति से एक चीज नोटिस करने को बोलूं। ये ऊपर देखो क्या आया? कंज्यूमर गुड्स। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे? दिस इज नोन एज कंज्यूमर गुड्स। किसका होता है? डायरेक्ट डिमांड में कंज्यूमर गुड्स का डायरेक्ट डिमांड होता है। लेकिन जो प्रोड्यूसर गुड्स है उसका क्या डिमांड होता है? इनडायरेक्ट डिमांड। बोलो मेरे साथ, प्रोड्यूसर गुड्स का कौन सा डिमांड होता है? इनडायरेक्ट डिमांड। हिंस ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड। बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझते क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उन्होंने क्या कहा? सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कौन सा डिमांड रहेगा? ऑब्जेक्टिव आया तो ध्यान रखना, विच डिमांड? इनडायरेक्ट या तो डिराइव डिमांड। इस CSEE, सीए फाउंडेशन, सीए में कहीं पे भी आ सकता है। समझो इनडायरेक्ट डिमांड के कौन से गुड्स का होता है? सबसे पहले तो प्रोड्यूसर गुड्स। और ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट डिमांड। फॉर एग्जांपल वर्कर इन शुगर फैक्ट्री इज डिराइव डिमांड और क्या? इनडायरेक्ट डिमांड। बस खत्म हो गया सर। तो 2 बातें तो मैंने कंप्लीट कर ली। क्या आपको समझा यहां तक दोस्तों? एवरीबॉडी बोलो यस और नो, हाँ या ना। कंज्यूमर गुड्स कौन सा? डायरेक्ट डिमांड। प्रोड्यूसर गुड्स कौन सा? इनडायरेक्ट डिमांड। यस सर। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट्री या तो जॉइंट डिमांड कहता हूं। When 2 or more goods are demanded jointly to satisfy single want, it is known as joint और क्या? complementary demand. For example, car and fuel. सर मुझे नासिक से मुंबई के लिए जाना है, मेरे पास कार तो है, क्या उसमें पेट्रोल लगेगा? हाँ।
तो कार एक कमोडिटी और पेट्रोल या फ्यूल दूसरा कमोडिटी, ये दोनों मिलके मेरी सिंगल वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं नासिक से मुंबई जाने का। तो जब दो या दो से ज्यादा कमोडिटी मिलके कोई सिंगल वांट को सेटिस्फाई करेगा, उसे कौन सा डिमांड कहा जाएगा बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री या क्या? जॉइंट डिमांड। व्हेन टू और मोर गुड्स, बोलो मेरे साथ, व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई सिंगल वांट, इट इज नॉन एज जॉइंट या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। व्हेन टू और मोर गुड्स क्या बेटा? यूज जॉइंटली टू सेटिस्फाई व्हाट? सिंगल वांट, इट इज नोन एज क्या? जॉइंट डिमांड। फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल। कंपोजिट मतलब क्या सर? समझते हैं। द डिमांड फॉर कमोडिटी विच कैन बी पुट सेवरल यूज, दिस इज नोन एज क्या? कंपोजिट डिमांड। याद रखना, कंपोजिट डिमांड मतलब क्या? एक कमोडिटी अगर मेरे मल्टीपल वांट्स को सेटिस्फाई कर रही, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने दिया रहेगा, देखो फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड फॉर सेवरल यूजेस सच एज लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। तो सर एक कमोडिटी मल्टीपल वांट को सेटिस्फाई कर रही, तो उसे क्या कहा जाएगा? कंपोजिट डिमांड। सर दो और दो से ज्यादा कमोडिटी सिंगल वांट को सेटिस्फाई कर रही, क्या कहा जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री और कंपोजिट में फर्क समझा क्या? कॉम्प्लीमेंट्री में या जॉइंट डिमांड में दो या दो से ज्यादा गुड्स मेरे एक वांट को सेटिस्फाई करते हैं, जबकि कंपोजिट में एक कमोडिटी मल्टीपल वांट को सेटिस्फाई करते हैं। और एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी लिख देना। और लास्ट सर, कॉम्पिटेटिव डिमांड, इट इज डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। बेटा अंडरलाइन करना, जॉइंट डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रहेगा, कार एंड पेट्रोल, और कॉम्पिटेटिव डिमांड किसका रहेगा? सब्सटीट्यूट गुड्स का। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, शुगर और जैगरी एक्सेट्रा करके। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? बोलो कॉम्पिटेटिव डिमांड किसका रहेगा? सब्सटीट्यूट गुड्स का। एवरीबॉडी बोलो, आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है कि सब्सटीट्यूट गुड्स का कौन सा डिमांड रहेगा? कॉम्पिटेटिव डिमांड। बोलो कौन सा डिमांड? कॉम्पिटेटिव डिमांड करके। मालिक एवरीवन, क्या आपको अंदर का पॉइंट समझा? क्या मुझे बोलो, कॉम्प्लीमेंट्री, कंपोजिट और कॉम्पिटेटिव में फर्क समझा? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? दो या दो से ज्यादा गुड्स सिंगल वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कंपोजिट मतलब क्या? एक गुड्स मल्टीपल वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। और कॉम्पिटेटिव मतलब क्या? सब्सटीट्यूट वाला डिमांड। ठीक है, डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर, टी एंड कॉफी। इतना लिख देना, हो गया सर, इट इज नॉन एज कॉम्पिटेटिव डिमांड। दोस्तों आपका दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। चलो, मेरा पहला सवाल मैंने क्या कराया था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो इसका वो आंसर था सर, इनकम इफेक्ट था, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट था, उसके बाद न्यू कंज्यूमर था, उसके बाद मल्टीपल यूजेस था। क्या था सर सवाल? रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, दैट इज एमएनएस, इनकम डिमिनिश, इतना। और दूसरा मैंने सवाल बताया टाइप्स ऑफ डिमांड, सीआईडी। सी से कौन सा था बोलो तो? कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट। दूसरे सी से क्या था? कंपोजिट। कंपोजिट मतलब क्या सर? जब सिंगल गुड्स मल्टीपल वांट को सेटिस्फाई करता है उसे कंपोजिट डिमांड कहा जाता है। फिर क्या था? कॉम्पिटेटिव मतलब क्या? जो गुड्स सब्सटीट्यूट होते हैं, राइट, टी एंड कॉफी, उनके डिमांड को कॉम्पिटेटिव डिमांड कहा जाता है। आई से मुझे बताना इनडायरेक्ट डिमांड, और डी से डायरेक्ट डिमांड। सर इनडायरेक्ट डिमांड कौन से गुड्स की होती है? कंज्यूमर, सॉरी, प्रोड्यूसर। और डायरेक्ट डिमांड किसकी होती है? कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, खत्म। हैंडराइटिंग को छोड़ो, भावनाओं को समझो। सर इंपॉर्टेंट मैंने बात कर दी, अब डिटर्मिनेंट्स बाकी है, लॉ ऑफ डिमांड बाकी है, वो दूसरे पार्ट में करा होगा। क्या यहाँ तक सबको समझा राजा? यस और नो? बस सर ऐसे समझ समझ के पढ़ो और सारी चीजें खत्म हो जाएगी। अंदर का कंटेंट मैंने बता दिया। ठीक है, चलो यहीं पे मैं रुकता हूँ दोस्तों। बाय, टेक केयर। पार्ट 2 में और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलेंगे। सो 1 से 1.5 या 2 घंटे में एक चैप्टर हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो टेक केयर दोस्तों।